तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट 4 है, हमारी यूनिट 4 का टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 4 है। यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 का जो नाम है वो हमारा है सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलाइड्स, यानी कि जो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है और कोलाइड क्या होते हैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, डीपली जानेंगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सरल भाषा में तैयार एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नोट्स, मतलब कि एकदम सरल भाषा में तैयार एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पीडीएफ मिलेंगे एकदम, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ, वहाँ से आप जा सकते हैं इससे डायरेक्ट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है हमारा यूनिट का ओवरव्यू। पहले तो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इसमें हमें। सबसे पहले तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अधिशोषण, अवशोषण, समतापी मतलब कि आइसोथर्म्स क्या होते हैं, और उत्प्रेरण, ठीक, उत्प्रेरण क्या होते हैं। फिर पढ़ते हैं कोलाइड्स, जिसमें कोलाइड तंत्र के निर्माण, गुण, स्थायित्व और अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या होता है कि डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसका मेन पॉइंट्स क्या क्या, एग्जाम्पल्स और एग्जाम पॉइंट, आप दूसरे जो भी प्रश्न आते हैं वो सब जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सरफेस केमिस्ट्री में मिलता है एक नंबर 1 पर तो आता है सरफेस केमिस्ट्री का परिचय। परिचय क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर आता है अधिशोषण, यानी कि एडजॉर्प्शन क्या क्या होता है, यानी कि फिर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के प्रकार क्या क्या है, फिर भौतिक अधिशोषण, फिर रासायनिक अधिशोषण, फिर साइक्रोप्शन, बीएस केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं एडाप्शन को प्रभावित करने वाले कारक। फिर पढ़ेंगे हम फ्रेंडलिच एडाप्शन आइसोथर्म क्या है। फिर पढ़ेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म की सीमाएं क्या क्या है, यानी कि 10 टॉपिक तो पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे कोलाइड्स में क्या क्या पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कोलाइड्स, यानी कि 10 टॉपिक तो ये सरफेस केमिस्ट्री के इधर हो गए। फिर आते हैं 10 टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री के इधर आ जाते हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 11 पे आता है, मतलब कि लैंगुरिन एड्राप्शन आइसोथर्म क्या क्या होता है। फिर पढ़ते हैं केमेस्ट्री क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है। फिर एड्राप्शन के अनुप्रयोग, फिर उत्प्रेरण का परिचय, समांगी व सममांगी उत्प्रेरण क्या क्या होता है, उत्प्रेरक की विशेषताएं। फिर हम पढ़ेंगे प्रोमोटर्स और पॉइजन्स क्या क्या है। फिर एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है। फिर कोलाइड सतह प्रेरण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कोलाइड्स क्या क्या है। कोलाइड्स में क्या क्या पढ़ेंगे, कोलाइड्स का परिचय, सत्य विलयन क्या होता है, यानी कि ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड्स व निलंबन में अंतर, परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड्स का वर्गीकरण। फिर पढ़ते हैं लाइफोलिक व लाइफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स का निर्माण कैसे होता है, कोलाइड का शुद्धिकरण कैसे होता है, कोलाइड्स के गुण क्या क्या है, स्कंदन, हार्डी, इसके लिए नियम पढ़ेंगे, रच्छी कोलाइड्स पढ़ेंगे, स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर्स क्या क्या होते हैं, पायस इमल्सन्स व उनके प्रकार पढ़ेंगे, पायसीकरण पढ़ेंगे, कोलाइड्स के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ये तो हमारा टॉपिक है, क्या क्या पढ़ेंगे। अंत में क्या करते हैं, अंत में हम क्विक रिवीजन और संपूर्ण इनका सार देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सबसे पहले अपने भाग ए की ओर, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, सरफेस केमिस्ट्री का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, मतलब कि क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा देख सकते हैं, डिफिनीशन क्या है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, केमिस्ट्री का मतलब जानते होगे आप लोग क्या होता है। तो क्या होता है, यानी कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें दो प्रवस्थाओं मतलब फेसेस, यानी कि दो प्रवस्थाओं के बीच की सतह, मतलब कि इंटरफेस जो होता है पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है कि जिसमें दो प्रवस्थाएं, मतलब कि दो प्रवस्थाएं होंगी, फेस होंगे, उनके बीच सतह होगी, उन पर होने वाली घटनाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। मुख्य बिंदु क्या क्या है, मेन पॉइंट्स देख सकते हैं आप लोग। यह अध्ययन ठोस द्रव, ठोस गैस और द्रव गैस की सतहों पर होता है, मतलब कि ठोस द्रव हो सकता है, ठोस गैस हो सकता है और द्रव गैस, यानी कि यही 3 होंगी, इन पर बातचीत होगी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम एड्रॉप्शन, फिर कैटालिसिस और कोलाइड जैसी परिघटना इसी क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, सतह पर उपस्थित परमाणु अणु असंतुलित बल, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण यानी क्या जाते हैं विशेष गुण दिखाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट क्या, सरफेस केमिस्ट्री मतलब कि दो प्रवस्थाओं की सीमा सतह पर होने वाली घटना का अध्ययन, मतलब कि जो सरफेस केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, दो प्रवस्थाओं यानी दो फेस की सीमा सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किसमें, सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। अब आता है हमारा अधिशोषण, जिसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, अधिशोषण मतलब कि परिभाषा एडजॉर्प्शन की देख सकते हैं क्या है, किसी पदार्थ मतलब कि एडजॉर्बेट, यानी कोई पदार्थ है के कणों, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स का किसी ठोस या द्रव की सतह, यानी कि कोई सॉलिड हो या लिक्विड, उसकी जो सतह मतलब सरफेस होता है पर एकत्र होकर चिपक जाना, यानी कोई पदार्थ के जो कण है किसी ठोस या द्रव की सतह
पर आकर यानी एकत्र हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि अधिशोषण। ठीक है, समझ गए? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया मैंने। क्या होता है कि कोई पदार्थ है, उसके जो कण है अगर वह किसी लिक्विड या ठोस की सतह पर आकर चिपक जाए तो हम इसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है? सतह पर सांद्रता, मतलब कि सतह पर जो सांद्रता होती है, हमारी कंसंट्रेशन शेष पदार्थ की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि जो सतह पर सांद्रता होती है वह शेष बचे हुए पदार्थ की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, यह केवल सतह पर होने वाली घटना है, यानी कि यह सिर्फ सरफेस पर होने वाली जो घटना है, ना कि पूरे पदार्थ पर। ठीक है, सिर्फ सतह पर होती है। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, यानी कि जिस पदार्थ पर यानी कि क्या होता है, अधिशोषण की क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ सतह पर एकत्र होता है उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट कहते हैं। मतलब कि ये पदार्थ है एडजॉर्बेट किसे कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट कहते हैं, यानी कि ठीक है, समझ गए होंगे। फिर उदाहरण इसका क्या है, देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं चारकोल। चारकोल मतलब कि एडजॉर्बेंट चारकोल हो गया, द्वारा गैसों के अणुओं मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो हो गए एडजॉर्बेट का अधिशोषण। ठीक है, फिर क्या था? एग्जाम पॉइंट से देख सकते हैं क्या एडजॉर्प्शन होता है एक सतही घटना है, मतलब कि सरफेस घटना है। ठीक है, याद रखें सतह पर एकत्रीकरण, मतलब कि एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है? सतह की घटना है, मतलब कि सतह पर एकत्रीकरण, मतलब कि कोई पदार्थ के कण आएंगे वो किसी लिक्विड या सॉलिड पर उसकी सतह पर आकर चिपक जाएंगे, यही क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, फिर क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा एडजॉर्प्शन व एब्जॉर्प्शन में अंतर, मतलब कि इनके बीच अंतर देखेंगे। क्या परिभाषा से देख सकते हैं। जो एडजॉर्प्शन होता है सतह पर होने वाली घटना है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन होता है पदार्थ में पूरे आयतन में समान रूप से फैल जाता है, यानी कि जो एडजॉर्प्शन होता है तो सिर्फ किस पर होता है? सतह पर होता है, बल्कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पूरे पदार्थ पर होता है। समझ रहे? पूरे पदार्थ के आयतन पर समान रूप से फैला होता है। ठीक है, देख सकते हैं कैसे जो एडजॉर्प्शन होता है केवल सतह पर होता है, मतलब स्थान इसका जो होता है वो सिर्फ सतह पर होता है, बल्कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पूरे आयतन पर होता है। ठीक है, सांद्रता इसकी क्या है? जो एडजॉर्प्शन होता है उस पर सतह पर अधिक होती है सांद्रता, और जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी सब जगह समान होती है, यानी कि पूरे सरफेस पर इक्वल होती है। फिर आता है उदाहरण, यानी कि सिलिका जल पर जल वाष्प, जो एब्जॉर्प्शन का उदाहरण हो गया सिलिका जल पर जल वाष्प, और जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका स्पंज द्वारा जल, यानी कि स्पंज द्वारा जल होता है वो एब्जॉर्प्शन का उदाहरण है। ठीक है, अब मेन पॉइंट देख सकते हैं क्या क्या है। दोनों को साथ होने पर क्या कहता है? यानी कि सॉर्प्शन कहा जाता है, यानी जब दोनों एक साथ होते हैं उसको सॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन तेजी से होता है बल्कि एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे, यानी कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो धीरे मतलब कि तेजी से होता है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, जो एडजॉर्प्शन में साम्यावस्था इक्विलिब्रियम जल्दी आती है, जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें क्या है? जो इक्विलिब्रियम होती है वो जल्दी से आती है। ठीक है, फिर आता है एग्जाम पॉइंट से क्या एडजॉर्प्शन जो होता है सतही घटना है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो आयतनीय घटना है। ठीक है, मतलब दोनों साथ साथ अगर होती हैं तो उसको कहते हैं सॉर्प्शन। फिर आता है एडजॉर्प्शन के प्रकार, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। बलों की प्रकृति के आधार पर एडजॉर्प्शन को दो प्रकार में यानी कि दो टाइप में बांटा गया। ठीक है, मतलब कौन कौन से? एक तो साइकोप्शन और एक तो केमेप्शन। ठीक है, तो मुख्य बिंदु पहले तो आता है हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन, जो कि इसको हम कहते हैं साइकोप्शन। ठीक है, दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा होता है, यानी जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा होता है, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो रासायनिक बंध मतलब सहसंयोजक बनने के कारण होता है। ठीक, दोनों प्रकार अगले टॉपिक में विस्तार में समझ गए, यानी समझाएंगे, यानी आगे दोनों प्रकार विस्तार में समझाएंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से क्या दो प्रकार यानी प्रकार याद रखें। एक तो साइकोप्शन होता है, यानी दुर्बल बल के कारण होता है, और जो केमेप्शन होता है तो बल रासायनिक बल के द्वारा होता है। अब क्या आता है? भौतिक अधिशोषण, मतलब कि साइकोप्शन जिसको हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसकी परिभाषा किस तरह है? जब अधिशोष से मतलब कि जो एडजॉर्बेट होता है दुर्बल वान डेर वाल बलों मतलब कि जो वीक वान डेर वाल बल्स होते हैं, यानी कि फोर्स द्वारा अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट की सतह से जुड़ता है, यानी कि जो एडजॉर्बेट होता है वो जब दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा जब जुड़ता है तो उसको कहते हैं साइकोप्शन कहते हैं। ठीक, मुख्य बिंदु या उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल होता है। ठीक है, कम ताप पर अधिक होता है, ताप बढ़ने पर घटता है, यानी कि तब जब ताप बढ़ाएंगे तो ये घटता जाता है। ठीक है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन लगभग कितना होता है? कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है एंथैल्पी में परिवर्तन, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। फिर बहुआण्विक परत मतलब कि मल्टी लेयर बन सकती है, इस पर मल्टी लेयर बन सकती है। ठीक है, इसमें विशिष्टता स्पेसिफिटी नहीं होती, मतलब कि विशिष्टता नहीं होती। उदाहरण सक्रिय चारकोल मतलब कि जो सक्रिय चारकोल जो होता है उस पर गैसों का अधिशोषण कम ताप पर होता है, यानी कि ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। एग्जाम पॉइंट से क्या है? जो साइक्रोप्शन होता है दुर्बल बल प्लस उत्क्रमणीय प्लस बहुपरत प्लस कम ऊष्मा, इसमें दुर्बल बल होते हैं या एक उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, और बहुपरत मतलब कि मल्टी लेयर्स का होता है और कम ताप पर होता है। ठीक है,
फिर आता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, जब अधिशोष्य यानी कि जो अधिशोष्य होता है वो अधिशोषक की सतह पर यानी कि जब अधिशोषक की सतह पर क्या करता है, रासायनिक बंध मतलब सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है, तो इसे कहते हैं केमियोप्सन कहते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु उसके क्या है, यह प्रायः अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, और उच्च ताप पर अधिक होता है। ठीक है, और निम्न ताप पर कम होता है। एक्टिवेशन एनर्जी आवश्यक इसके लिए होती है। एंथैल्पी परिवर्तन अधिक होता है यानी कि लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। केवल एक आणविक परत मतलब सिर्फ मोनोलेयर बनती है इसमें, और यह अत्यधिक विशिष्ट मतलब कि हाई स्पेसिफिक होता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं क्या, निकेल उत्प्रेरक की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, मतलब निकेल उत्प्रेरक की सतह पर हाइड्रोजन गैस का जो अधिशोषण होता है वो रासायनिक अधिशोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम पॉइंट से मतलब कि देख सकते हैं क्या है, जो केमियोप्सन होता है वो रासायनिक बंध बनता है इसमें, फिर एकल परत बनती है, ऊष्मा की आवश्यकता अधिक होती है और ये अनुक्रमणीय होता है। ठीक है, ये तो आप याद कर लेंगे, बहुत सरल है। फिर क्या आता है आगे, आगे आता है हमारा साइक्रोप्सन और केमियोप्सन में अंतर क्या क्या है। परिभाषा, दोनों में मुख्य अंतर आकर्षण बल की प्रकृति और ऊर्जा में होता है, यानी दोनों में जो अंतर होता है वो आकर्षण बल के कारण होता है और ऊर्जा में होता है। एक में जो वान डेर वाल्स बल होता है, मतलब जो साइक्रोप्सन होता है उसमें बल कौन सा लगता है, वान डेर वाल्स बल, और जो केमियोप्सन होता है उसमें रासायनिक बंध बनता है। ठीक है, ऊष्मा मतलब कि जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो साइक्रोप्सन होता है उसमें कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, और जो केमियोप्सन होता है उसमें अधिक 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। प्रकृति इसकी कैसी होती है, जो साइक्रोप्सन होती है उसकी उत्क्रमणीय होती है और जो केमियोप्सन होता है इसकी प्राय अनुत्क्रमणीय होती है। परत लेयर कितनी बनती है, साइक्लोप्सन में बहुआणविक लेयर होती है। ठीक है, और जो केमियोप्सन होता है उसमें एक आणविक लेयर बनती है। ताप का प्रभाव क्या होता है, साइक्लोप्सन में ताप बढ़ने पर घटता है, यानी कि साइक्लोप्सन में ताप बढ़ाओगे तो घटेगा। ठीक है, और जो केमियोप्सन होता है पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी पहले तो बढ़ेगा ताप बढ़ाने पर और फिर घटता है। ठीक है, विशिष्टता यानी कि इसमें स्पेसिफिक होती है, यानी कि इसमें ये तो स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन ये केमियोप्सन जो होता है हाँ अधिक होता है, यानी कि होता भी है और अधिक होता है जिसमें स्पेसिफिक होती है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, जो साइक्लोप्सन होता है दुर्बल बलों पर आधारित मतलब कि दुर्बल बलों पर आधारित होता है, और जो केमियोप्सन होता है प्रबल रासायनिक बंधों पर आधारित होता है। ठीक है, एक दूसरे के बाद क्रमिक रूप में भी हो सकते हैं, पहले साइक्लोप्सन फिर केमियोप्सन। ठीक है, एक दूसरे के बाद क्रमिक रूप में भी आ सकते हैं। फिर यह तुलना बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, इस टेबल को बहुत जल्दी याद कर लो, ये जरूर पूछी जाती है, तुलना करना बहुत ही आसान है। पूरी की पूरी एक चीज़ याद कर लो, एक चीज़ वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक मतलब फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो एडजॉर्प्शन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो देख सकते हैं, क्या परिभाषा इसकी देख लो। इसमें क्या, एडजॉर्प्शन की मात्रा कई भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। जो एडजॉर्प्शन होता है उसकी जो मात्रा होती है वो कई भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। कौन कौन से, सबसे पहले तो सतह क्षेत्रफल, जो सरफेस का जो एरिया होता है उस पर निर्भर करता है, मतलब सतह क्षेत्र जितना अधिक होगा एडजॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, फिर तापमान, तापमान पर साइक्लोप्सन ताप बढ़ने पर घटता है या ऊष्मा क्षेपी होता है। ठीक है, दाब, गैसों का एडजॉर्प्शन दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। फिर अधिशोष्य की प्रकृति कैसी, यानी अगर आसानी से द्रवित होने वाली गैसें अधिक अधिक यानी अधिक अधिशोषित होती हैं, अगर आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं तो वो अधिक अधिशोषित होती हैं। और जो अधिशोषक की प्रकृति होती है, छिद्रयुक्त मतलब कि पोरस व सक्रिय पदार्थ अधिक अवशोषण होता है, यानी कि छिद्रयुक्त जो पोरस बस होता है बस सक्रिय पदार्थ अधिक अधिशोषण करते हैं। ठीक है, याद रखें सतह क्षेत्र पर क्या होती है, ज़्यादा होनी चाहिए, दाब भी ज़्यादा होनी चाहिए, तब एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तापमान बढ़े अगर बढ़ाओगे तो साइक्लोप्सन घटेगा। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है फेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। इसको लिखते हैं एक्स अपान एम बराबर जो होता है के डॉट पी की पावर वन अपान एम, जहाँ जो एक्स अपान एम क्या होता है, प्रति ग्राम अधिशोषक व अधिशोषित पदार्थ की मात्रा को बताता है, यानी एक्स अपान एम होता है वो प्रति ग्राम अधिशोषक व अधिशोषित पदार्थ की मात्रा को बताता है। पी जो होता है वो साम्य अवस्था पर गैस का दाब यानी इक्विलिब्रियम पर गैस का प्रेशर होता है। ठीक है, या विलयन की सांद्रता सी कह सकते हैं। ठीक है, के और एन जो होता है वो स्थिरांक होते हैं, मतलब ताप व पदार्थ पर निर्भर, यानी एन ग्रेटर देन वन होता है हमेशा। ठीक है, अब ये इसका ग्राफ देख सकते हैं क्या है, देखो ये एक्स अपान एम है, यानी कि तो क्या हो गया, क्या हो गया, प्रति ग्राम अशोधक व अशोधक पदार्थ की मात्रा होगी एक्स अपान एम। ठीक है, इधर ये दाब दिया गया प्रेशर। ठीक है, जब दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे यानी कि जीरो से ना शुरू होकर, जीरो से कुछ ऊपर से शुरू होकर ऐसे जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, फ्रेंडलिच वक्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फ्रेंडलिच वक्र कहलाता है। चित्र में क्या बताया गया, अधिशोषक समतापी वक्र मतलब कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषक समतापी वक्र होता है वो कम दाब पर तीव्र वृद्धि, अधिक दाब पर वक्र लगभग समतल हो जाता है, यानी जब दाब कम था तो उतना तीव्र हुआ, यानी कि एक अचानक, यानी कि जब दाब देखो, यानी कि जब प्रेशर हल्का हल्का बढ़ा तो एक अचानक एक संग हो यानी एक साथ बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जब आगे चल के क्या धीरे धीरे लगभग समतल होता चला गया, लगभग आगे चल के एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया
सैंडविच का वक्र। परिभाषा क्या है? यह एक अनुभवजन्य मतलब कि क्या होता है एम्पिरिकल समीकरण है, मतलब अनुभवजन्य समीकरण होती है जो स्थिर ताप मतलब कि ताप को स्थिर रखने पर गैस के दाब या विलयन की सांद्रता के साथ अधिशोषित मात्रा x/m के संबंध को दर्शाता है, मतलब कि दाब और अधिशोषित मात्रा को बताता है। ठीक है, यह समीकरण निम्न व मध्यम दाब पर लागू होता है, मतलब ये समीकरण जो है वो निम्न व मध्यम दाब पर लागू होता है, अधिक दाब पर नहीं लागू होता। ठीक है, स्थिरांक k और n ताप व अधिशोषक के जोड़े पर निर्भर करते हैं। जो स्थिरांक k और n होते हैं वो ताप व अधिशोषक और अधिशोषक के जोड़े पर निर्भर करते हैं, यानी कि इनका मान कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा और n से कम होना चाहिए। ठीक है, लॉग के रूप में लिखने पर यह एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का समीकरण बन जाता है जिसमें k व n ज्ञात किए जा सकते हैं। मतलब कि लॉग ले लेते हैं तो एक सरल रेखा बन जाता है। मतलब उदाहरण देख सकते हैं, लॉग x/m लॉग ले लिया, इधर क्या हो जाए लॉग k प्लस 1/n लॉग p। ठीक है, यह ग्राफ एक सीधी रेखा देता है जिसकी ढाल 1/n और अंतःखंड लॉग k होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से क्या है? जो फ्रेंडली समीकरण x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n याद रखें, लॉग फॉर्म में भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है, याद रख लो।